हेलो बच्चों, क्या हाल है। देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे फिर वेक्टर के बारे में, पूरा डिटेल सा अध्ययन करेंगे वेक्टर के बारे में, क्योंकि बिना वेक्टर के हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। तो चलिए पहले हम लोग फिर चर्चा करते हैं कि वेक्टर क्या है। देखिए, वेक्टर जो है वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो और वह ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो, तभी वह वेक्टर होगा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी है, लेकिन अगर वह ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है तो वह वेक्टर नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक करंट ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, वेक्टर नहीं होगा, यह स्केलर होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर क्या है। आप निकालिए अपनी कॉपी और लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ कि वेक्टर क्या है। ठीक, तो वेक्टर लिख के रख दीजिएगा, वेक्टर। ठीक है, लिखिएगा कि क्वांटिटीज हैविंग magnitude as well as direction and follows triangle law of vector addition are called vectors. ओके, अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये ट्रायंगल लॉ क्या है। क्योंकि ट्रायंगल जो होता है वो एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है और वेक्टर को जोड़ने से, वेक्टर को ऐड करने से एक ट्रायंगुलर शेप आ रहा है। इसका मतलब है कि वेक्टर का भी कोई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी वेक्टर को भी ज्योमेट्रिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही, किसी भी वेक्टर को जो ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं वह एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हिंदी में तीर कहते हैं। तो पूछिए कि भाई ठीक है, एरो के द्वारा अगर वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उस वेक्टर का भी डायरेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, जब एरो एक वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसका डायरेक्शन होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होता है वह कितना का जवाब होता है, हाउ मच का जो आंसर होता है वह मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर हम एक एरो बनाते हैं तो हाउ मच क्या होगा, उसकी लंबाई होगी। तो एरो में उसकी जो लंबाई होगी वह उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगा। और मैंने कहा है कि डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट किया जाता है वह डिफरेंट एक्सिस के साथ जो एरो एंगल बनाता है उस एंगल के माध्यम से उसके डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। अगला हेडिंग लिखिए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। Geometrical representation of a vector. Geometrical representation of a vector. A vector is geometrically represented by a signed arrow. A vector is geometrically represented by a signed arrow. Suppose this is arrow which represents the vector A. मान लिया यह एक एरो है जो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रहे कि अगर वेक्टर ए लिखते हैं तो ए के ऊपर हम लोग क्या लिख देंगे, वेक्टर का साइन दे देंगे। ए के ऊपर वेक्टर का साइन दे देंगे तो इसका मतलब ही ये वेक्टर है। अब सपोज ये वेक्टर ए है जो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया गया है, किससे रिप्रेजेंट किया गया है, ओपी से। ओके, एंड दिस ओपी इज अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर, दिस ओपी इज अलोंग एक्स एक्सिस। यहां पर एक वेक्टर हमने लिया ए एंड दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए साइन एरो व्हिच इज ओपी, and this arrow
इज अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ अगर हम इसके बारे में बताएं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए, तो हमने कहा है मैग्नीट्यूड जो होगा इस एरो का लेंथ होगा। अगर हम मैग्नीट्यूड के लिए लिखते हैं वेक्टर ए का मॉड, इसको हम लोग पढ़ते तो है मॉड ऑफ वेक्टर ए, बट लिखते क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यानी यह जो है मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, और ये जो मैग्नीट्यूड होगा यह क्या होगा, इस वेक्टर का लेंथ होगा। ओके, तो ओपी इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसको हम ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। और इसके डायरेक्शन के बारे में अगर कहे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो हियर वेक्टर ए इज वेयर ए, वेक्टर ए जो है वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री के एंगल पर है। तो अब हम लोग यहाँ वेक्टर को के डायरेक्शन के बारे में लिखेंगे कि एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विथ डिफरेंट एक्सिसेज गिव्स द आइडिया ऑफ द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। हियर दिस वेक्टर एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री, तो इसके डायरेक्शन के बारे में क्या लिखेंगे, डायरेक्शन के बारे में हम लोग लिखेंगे, डायरेक्शन के बारे में क्या लिखेंगे, एट 0 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो अगला हेडिंग लिखिए, क्या लिखिएगा, अगला हेडिंग है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। क्या होगा हेडिंग, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। हेडिंग है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ज्योमेट्रिकली ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए साइन एरो। क्या लिखेगा, ज्योमेट्रिकली a vector is represented by a sign arrow in which the length of the arrow gives magnitude of such vector, and angle made by such vector with different axes gives idea about its direction, ओके। यहाँ हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर के बारे में बताया कि ज्योमेट्रिकली ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए साइन एरो इन विच द लेंथ ऑफ द एरो gives the magnitude of such vector, and angle made by such vector with different axes gives idea about direction of such vector। हम लोग यहाँ दो एग्जाम्पल देकर के जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे। देखिए, हम एक वेक्टर बना रहे हैं, वेक्टर ए। अच्छा देखिए, किसी भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग जो है अल्फाबेट का जो सिंबल होगा, अल्फाबेटिक जो स्टार्टिंग अल्फाबेट होगा उस फिजिकल क्वांटिटी का, उसके ऊपर हम लोग क्या लिख देते हैं, तीर का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तब वो क्या हो जाता है, वेक्टर होता है। जैसे वेक्टर एफ लिखना है या वेक्टर ए लिखना है, तो ए के ऊपर हम लोग क्या लिख देंगे, एरो हेड दे देंगे, तो ये क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लिया जाए एक वेक्टर है ए,
ठीक, दिस इज द वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है along x axis, this axis is along x axis, this is OP। अब जब हम लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसको क्या पढ़ते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड मॉडुलस का शॉर्ट फॉर्म है मॉड। मॉडुलस का मतलब होता है मापांक, मापांक का मतलब कि वो मापा गया अंक, ठीक है, और इसको शॉर्टकट में मॉड पढ़ते हैं। वास्तव में ये मॉड बताता है इसके मैग्नीट्यूड को, दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए हमने लिखा तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है। और ये मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, तो ओपी होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पर हमने बताया कि वेक्टर होगा तो इसके पास कितना और किधर का जवाब चाहिए इसके लिए, तो कितना जो हुआ इसकी लंबाई हो गई और किधर जो हो गया इसकी डायरेक्शन होगी। अब डायरेक्शन के बारे में क्या लिखेंगे, इसके बारे में, इसके डायरेक्शन के बारे में लिखेंगे कि डायरेक्शन जो हो गया एट 0 डिग्री विथ एक्स एक्सिस हो गया, 0 डिग्री विथ एक्स एक्सिस हो गया, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसके डायरेक्शन को वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करना चाहें, ये वाई एक्सिस है तो 90 डिग्री विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस या वाई एक्सिस, तो इसका डायरेक्शन एट 90 डिग्री विथ वाई एक्सिस। तो याद रखना है कि वेक्टर पढ़ते समय जब भी डायरेक्शन की बात आएगी तो हम लोग एंगल का यूज करेंगे और एंगल के माध्यम से उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, चूंकि अभी तो ट्रायंगल आया नहीं, तो ट्रायंगल आएगा भी कैसे, जब तक हम लोग वेक्टर को जोड़ेंगे नहीं तब तक ट्रायंगल की तो बात नहीं आएगी। तो हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एडिशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करता है, इसको ध्यान में रखना है। सब चीज को लिखेंगे तो बहुत बड़ा किताब खड़ा हो जाएगा, इसलिए कुछ बातों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। ज्योमेट्रिकल एडिशन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कहता है कि, हेडिंग लिख लिए, ज्योमेट्रिकल एडिशन ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एडिशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एडिशन। ज्योमेट्रिकली वेक्टर को कैसे हम लोग ऐड करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। वेक्टर का ज्योमेट्रिकल एडिशन करने के लिए हम लोग को बहुत छोटा सा बात करना है। मान लिया यहाँ पर दो वेक्टर ए और बी को जोड़ना है, तो उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। मान लिया जाए यह वेक्टर क्या है, ए है, वेक्टर ए है, ओके, दिस इज ओपी और दिस वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, और इसे हमें जोड़ना है वेक्टर बी में। दिस वन इज वेक्टर बी, ओके, दिस इज सपोज पी क्यू, दिस वेक्टर इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, याद रखना है हमेशा डायरेक्शन को जब रिप्रेजेंट करना होगा हमें, तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे कि वो वेक्टर किसी एक्सिस से कितने डिग्री के एंगल पर है। अब इसको हमें जोड़ना है, तो वेक्टर का ज्योमेट्रिकल एडिशन कहता है कि पहले वेक्टर के हेड से, याद रखना है जब भी कोई वेक्टर जुटेगा दूसरे वेक्टर से ज्योमेट्रिकली, तो पहले वेक्टर का हेड क्या है, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुटेगा, ये जुट गया, दोनों जुट गया, तो दो वेक्टर जुटने के बाद तीसरा वेक्टर आना चाहिए, यानी दो तीर जुटने के बाद तीसरा तीर आना चाहिए। तो तीसरा तीर जो आता है उसका टेल जो होता है वह होता है पहले वेक्टर के टेल से, और हेड होता है दूसरे वेक्टर के टेल से, और यह जो वेक्टर हुआ वही सम है दीज टू वेक्टर का, जिसे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं और आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इज इक्वल टू हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, तो यहां पर क्या हो गया, ये ट्रायंगल बन गया है। अब इसी को कहते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो ये हो गया। याद रखना है, क्या रखना है कि जब भी जो वेक्टर को जोड़ना होगा, जब भी दो वेक्टर का सम करना होगा, तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ेंगे। ओके, पहला वेक्टर यहाँ ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ज्योमेट्रिकली जोड़े तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर को टेल जोड़ दिए, और उसके बाद जो इसका सम आया, जो इस दोनों का योगफल आया वह आर है, तो वह जो वेक्टर आर होगा वह पहले के टेल से दूसरे के हेड में जाके मिल जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि अगर कोई वेक्टर जोड़ा जाएगा
तो ज्योमेट्रिकली उसका जो फोटो बनेगा वो हमेशा एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अब पूछेगा कोई कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, तब हम लोग उसको क्या बताएंगे। इसलिए अगला लिखिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करता है, जब इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का अर्थ कहता है, क्या था, अगर ये वेक्टर ए है, इसमें दूसरा वेक्टर बी जोड़ा, ओके, तो ये बना इस दोनों का सम, ये वेक्टर आर है, वेक्टर आर हुआ वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी। ये है ओ, ये है पी, ये है क्यू। यहां याद रखना है एक छोटा सा बात, यहां पर जो दो एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल थीटा है, और मान लिया कि ये एंगल बीटा है, तो जब हमें पूछेगा तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, तो क्या होगा, थीटा। इस बात को याद रखना है, क्योंकि इसको जनरली बच्चा गलत कर लेता है। यहां लिखिए हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, अगर कोई पूछेगा ये फोटो बना करके कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है या बीटा, तो ए एंड बी का एंगल क्या होगा, हमेशा थीटा होगा, ना कि बीटा। अब ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, या ध्यान से सुनिएगा, ट्रायंगल लॉ कहता है कि इफ टू सक्सेसिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, टू सक्सेसिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बी द टू वेक्टर इन सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल गिव्स सम ऑफ दीज टू वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर। क्या कहता है ट्रायंगल लॉ, कैसे ध्यान से सुनिएगा। ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल का दो लगातार साइड एक ही दिशा में दो वेक्टर है, तो उस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा अपोजिट दिशा में, अपोजिट क्रम में, इस दोनों का वेक्टर सम होगा। तो लिखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट, क्या लिखिएगा, लिख लेते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन states that if two successive sides of a triangle be the two vectors in same order, then third side of the triangle in opposite order gives sum of these two vectors, क्लियर। यहां ट्रायंगल लॉ हमेशा याद रखना है, बिना ट्रायंगल लॉ के वेक्टर को नहीं समझा जा सकता है। जब कभी भी दो वेक्टर को जोड़ना हो तो ट्रायंगल लॉ पालन करना ही चाहिए। और ट्रायंगल लॉ में पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुटना है, और वो दोनों जब जुट गया तो तीसरा जो जोड़ने के बाद जो वेक्टर बनेगा वह भी एक रे होगा, वह भी एक एरो होगा, और उस एरो का जो है इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि इफ टू एडजेसेंट साइड, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कहता है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें कुछ खास नहीं है, ये भी वही है। अगर two adjacent side of a parallelogram be the two vector, okay, this angle is theta, then the diagonal, ठीक है, passing through the common point of the parallelogram gives the resultant of these two vector। क्या कहता है, a और b दो साइड हो गया, कौन सा जिसको हम लोग पढ़ेंगे, adjacent sides हो गया। if two adjacent sides of a parallelogram be the two vector, then इसके पैरेलल हम एक साइड ले लिए, ये b हो गया और ये a हो गया। देखिए पैरेलल जो होता है, वेक्टर जो होता है वो पैरेलली शिफ्ट हो सकता है। पैरेलली शिफ्ट इसलिए होगा क्योंकि पैरेलल शिफ्ट होने से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए पैरेलली शिफ्ट वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर भी कर सकते हैं। अब यहाँ वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। चूंकि जुटने में ट्रायंगल लॉ फॉलो होना चाहिए, तो लाजमी है कि ट्रायंगल लॉ तभी फॉलो होगा जब वेक्टर b शिफ्ट कर गया। तो शिफ्टिंग कितने डिग्री के एंगल पर होगा, थीटा डिग्री के एंगल पर होगा, तो ये वेक्टर b हो गया। अब इस ट्रायंगल लॉ के अनुसार ये हुआ, तो इस ट्रायंगल लॉ के हिसाब से इस पैरेललोग्राम लॉ को डिफाइन किया गया है। क्या कहता है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट if two adjacent sides of a parallelogram with the two vector, then diagonal passing through the common point of the adjacent side gives sum of these two vector, that is this is vector a, this is vector r, vector b, then r बराबर vector a plus vector b। okay, any problem? no। थर्ड है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, थर्ड कौन सा है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थर्ड है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई क्लोज पॉलीगन है, ठीक है ना, जिसका सक्सेसिव साइड्स वेक्टर्स है, तो उस सेम ऑर्डर में, तो उन सारे वेक्टर का जो सम होगा वह 0 होता है। ठीक है ना, जरा देखिए, अगर मान लिया ये क्लोज पॉलीगन है, ओके, क्लोज पॉलीगन है, ओके, दिस इज वेक्टर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एफ है। ठीक है, तो इफ the sides of the polygons, ठीक है ना, represents vector in the same order, then sum of these vector is always 0। तो क्या लिखेंगे? It states that if successive side, if it states that if successive sides of a closed polygon be the vectors in same order, then sum of these vectors is always 0। ठीक है, अगर देखिए यहाँ सक्सेसिव साइड्स लगातार साइड्स है ए बी सी डी ई एफ, और ये क्लोज पॉलीगन बन रहा है, तो वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी जोड़ वेक्टर सी जोड़ वेक्टर डी जोड़ वेक्टर ई जोड़ वेक्टर एफ बराबर 0 होगा। ठीक है, तो ये 3 बेसिक लॉ था वेक्टर का। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे
कि जो रिजल्टेंट आया, उस रिजल्टेंट जो सम आया, उस सम का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।